हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में मैं एडवांस वोकेबुलरी कवर करूंगा, लेकिन इस बार हिंदू न्यूज़पेपर से नहीं बल्कि इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर से। ये जो वीडियोस मैं आप तक लाता हूँ वोकेबुलरी के, ये आप सबके समर्थन से ही लाता हूँ। आप लोग मुझे जो भी एडिटोरियल आप पढ़ते हैं उसमें से वर्ड्स निकाल कर ईमेल करते रहते हैं। अगर आप भी इसमें मेरी हेल्प करना चाहते हैं तो आप भी जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं और आपको कोई अगर अच्छा वोकेबुलरी का वर्ड मिलता है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com पर। इस हफ्ते मैंने स्टूडेंट्स को कहा था कि वो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर के अगर आर्टिकल पढ़ें तो उससे मुझे शब्द भेजें। तो जो शब्द उन्होंने भेजे, लगभग उन्होंने मुझे 140 शब्द भेजे थे, लेकिन उनमें से मैंने लगभग 45 शब्द सिलेक्ट किए हैं जो अच्छे थे, जो पुराने वीडियोज़ में कवर नहीं किए गए थे। तो वो मैं वर्ड्स इस वीडियो में कवर करूँगा। क्योंकि ये न्यूज़पेपर से लिए गए हैं तो ये मैं नहीं कह सकता कि ये एग्जाम में आएंगे या नहीं, लेकिन वोकेबुलरी को इंप्रूव करना एक कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। और अगर आप हर हफ्ते हमारे ये वोकैब के वीडियोस देखते हैं तो अब तक आपकी लगभग 2,500 से 3,000 वर्ड की वोकैब हो चुकी होगी, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला शब्द है ईजोटेरिक। ईजोटेरिक होता है कोई भी ऐसी चीज़ जिसे समझना कठिन है, जिसे सिर्फ कुछ लोग ही समझ पाते हैं। जैसे कई बार आप कोई ऐसी तस्वीर देखते होंगे, कोई ऐसी पेंटिंग देखते होंगे, किसी अगर आप पेंटिंग एग्जीबिशन में जाते हैं तो वहाँ पर कोई ऐसी पेंटिंग लगी होती है जो सिर्फ पेंटर्स को समझ में आती है। तो लोग कहते हैं कि बहुत अच्छी पेंटिंग बनाई है, लेकिन आपको उसमें कुछ ज़्यादा आप उसको समझ नहीं पाते क्योंकि वो ईजोटेरिक है। तो ईजोटेरिक कोई ऐसी चीज़ जिसे सिर्फ कुछ ही लोग समझ पाते हैं या फिर जिसे समझना थोड़ा कठिन है। कोई ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई एक चीज़ सबके लिए ईजोटेरिक हो। कुछ, जैसे मैं अब डॉक्टर हूं तो मेरे लिए जो मेडिकल की चीज़ें हैं वो आसान हैं, लेकिन मेरे लिए जो ह्यूमैनिटीज़ की चीज़ें हैं वो थोड़ी ईजोटेरिक रहेंगी। सो ईजोटेरिक शब्द को सही कंटेक्स्ट में, सही संदर्भ में समझना ज़रूरी है। और इसके 3 सिनोनिम हैं जो आपको याद रखने हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है रेकॉन्डाइट, रेकॉन्डाइट। दूसरा है एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब वैसे तो इंग्लिश में होता है संक्षिप्त, लेकिन जैसे मान लीजिए आप किसी तस्वीर को देखते हैं तो एक कहावत है कि एक तस्वीर 1000 शब्द कह देती है, अ पिक्चर स्पीक्स 1000 वर्ड्स। तो तस्वीर में हमने बहुत सारे विचारों को छोटा कर दिया, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट हम उसे बोल सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट भी वही है कि जब किसी चीज़ को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। और बिल्कुल एब्स्ट्रैक्ट से मिलता जुलता वर्ड है एब्स्ट्रूज। तो ये तीनों ही वर्ड बहुत कॉमन है, एब्स्ट्रूज, रेकॉन्डाइट और एब्स्ट्रैक्ट और एजोटेरिक। तो ये चारों आप समानार्थी शब्द के तौर पर यूज कर सकते हैं। समानार्थी वर्ड्स जो जिसे हम सिनोनिम्स कहते हैं, आप उसकी तरह से यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड है बेलिग्रेंट। बेलिग्रेंट शब्द बना अंग्रेजी में बैली से, और बैली मतलब होता है जंग, वॉर, लड़ाई। तो बेलिग्रेंट कौन होता है? बेलिग्रेंट वो व्यक्ति होता है जो तुरंत लड़ाई के लिए उतारू हो जाता है, बहुत जल्दी उसे इतना गुस्सा आ जाता है कि लड़ने के लिए हमेशा तैयार, उसको कहते हैं बेलिग्रेंट। और बिल्कुल बेलिग्रेंट से मिलता जुलता शब्द है, बैली मतलब होता है लड़ाई, इसके आगे लगा दीजिए कोज। तो बैली कोज मतलब भी होता है कोई ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसा देश जो हमेशा लड़ाई के लिए उतारू हो। बैली कोज, बेलिग्रेंट एकदम सिनोनिमस वर्ड्स हैं। इसके अलावा 2 वर्ड और आप याद रख सकते हैं। एक है ट्रुक्यूलेंट। ट्रुक्यूलेंट मतलब भी होता है जो व्यक्ति बहुत जल्दी चिढ़ जाता है, जो बहुत जल्दी लड़ाई के लिए उतारू हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, वाद विवाद, आर्ग्यू करने लगता है छोटी सी बात पे। या फिर एक और प्यारा शब्द है पग्नेशियस। और मैंने आपको एक बहुत पहले एक वर्ड बताया था, कैंटन केरस। तो कैंटन केरस भी होता है जो व्यक्ति जल्दी चिढ़ जाता है। ये सारे शब्द थोड़े कठिन हैं लेकिन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं रिपीट कर देता हूँ। बेलिग्रेंट मतलब जो बहुत जल्दी लड़ाई के लिए उतारू हो जाता है। बेलिकोज और बेलिग्रेंट आप पहचान ही सकते हैं क्योंकि बैली है, बैली मतलब होता है वॉर। और ट्रुक्यूलेंट, पग्नेशियस और कैंटन केरस। कैंटन केरस, जैसे फॉर एग्जांपल आप अगर क्रिकेट खेलते हैं और आपकी बॉल किसी के घर में चली जाती है, और अगर वो जिसके घर में गई है वो आंटी इस बात पे बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, तो आप कहेंगे कैंटन केरस लेडी, कैंटन केरस लेडी। एरोगेट। एरोगेट का मतलब होता है किसी चीज पे अपना अधिकार जताना, लेकिन कानूनी तौर पर नहीं। अपनी या तो अपनी धौंस दिखाना या जबरदस्ती अधिकार किसी चीज पे अनफेयर या इलीगल तरीके से, या तो गैर कानूनी तरीके से किसी चीज पे अपना अधिकार दिखाना या जताना, या अनफेयर तरीके से करना। जैसे आप कह सकते हैं कि जो तिब्बत है, तिब्बत के ऊपर चाइना ने अपना जो तिब्बत को एरोगेट किया हुआ है। तो एरोगेट किया हुआ है मतलब उस पर अपना अधिकार दिखाया हुआ है, लेकिन वो इलीगल है, अवैध है। इसी तरह आप एक और सेंटेंस देख सकते हैं, द गैंग इज ट्राइंग टू एरोगेट द पब्लिक पार्क एंड टर्न इट इनटू देयर प्राइवेट मीटिंग स्पेस। यानी कि जो गैंग है वो पब्लिक जो पार्क है उसको एरोगेट करने की कोशिश कर रहा है।
और उसे अपनी प्राइवेट मीटिंग स्पेस बनाने की कोशिश कर रहा है, यानी कि गैर कानूनी कब्जा करने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट है ऑरा। इस शब्द को सही संदर्भ में समझना जरूरी है। ऑरा मतलब होता है जब आप किसी व्यक्ति से मिलते हैं या किसी व्यक्ति के चारों तरफ जो उसकी एक आभा होती है, एक चमक होती है, एक पर्सनैलिटी होती है, वो जब निखर के आती है और वो आपको इंप्रेस करती है तो उसे ऑरा बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी व्यक्ति से मिले और आपको उसकी जो पर्सनैलिटी है बहुत अच्छी लगी, बहुत चार्मिंग पर्सनैलिटी लगी, बहुत ज़्यादा आभा थी, उसके ऊपर चमक थी, जब वो बोल रहा था बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस था, यानी उसका एक ऑरा था। इसी तरह ऑरा जरूरी नहीं है कि किसी व्यक्ति का होता है, किसी जगह का भी हो सकता है। आप किसी जगह गए, किसी मंदिर में गए, वहां पे आपको बहुत शांति मिली, वहां के आपको ऐसा लगा कि जो वातावरण है उसी के अंदर कुछ है, तो आप कहेंगे ऑरा। तो ऑरा को आप अगर लूजली एम्बियंस भी बोल सकते हैं, लेकिन एम्बियंस वर्ड सिर्फ प्लेस के लिए यूज करते हैं, व्यक्ति के लिए यूज नहीं कर सकते। आप ये नहीं कह सकते कि उस व्यक्ति का एम्बियंस बहुत अच्छा था, आप कहेंगे उस व्यक्ति का एक ऑरा था जो मैंने महसूस किया। और प्लेस के लिए आप ऑरा भी यूज कर सकते हैं और एम्बियंस भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इम्प्रिमेटोर। इम्प्रिमेटोर मतलब होता है किसी किसी से परमिशन लेना, लेकिन ऑफिशियल परमिशन लेना। जैसे अगर आपको छुट्टी चाहिए तो आप अपने बॉस से इम्प्रिमेटोर लेंगे, यानी औपचारिक जब आप परमिशन लेते हैं, अप्रूवल लेते हैं, उसको बोलते हैं इम्प्रिमेटोर। तो ये आसान शब्द है, सिर्फ आपको याद रखना है। इम्प्रिमेटोर मतलब ऑफिशियल अप्रूवल। मॉक करना, किसी को मॉक करना यानी किसी को चिढ़ाना, टीज करना। और मॉक करना ये किसी भी तरह का मॉक हो सकता है किसी को हर्ट करने के लिए किया जाए, या हो सकता है किसी से हल्का फुल्का मजाक किया जाए। अगर हल्का फुल्का मजाक है, किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं किया जाता, तो उसे बैंटर बोलते हैं, यानी हल्का फुल्का मजाक। या आप इसको ये भी बोल सकते हैं टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट। आपने एक ये इडियम सुना होगा, पिंच ऑफ सॉल्ट। पिंच ऑफ सॉल्ट का मतलब है कि मैंने अपने दोस्त को कुछ कहा और वो बुरा मान गया, तो मैं उसे कहूंगा कि बुरा मत मानो, टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, यानी कि मैंने मजाक किया था, उसको मजाक की तरह लो, पिंच ऑफ सॉल्ट। और बैंटर मतलब ये होता है हल्का फुल्का मजाक, किसी का दिल दुखाने के लिए जो ना किया जाए। लेकिन जनरली जो मॉक होता है ये दूसरा, जिसमें बुरा मान जाता है। टीज करना भी होता है हल्का फुल्का छेड़छाड़, थोड़ा बहुत चिड़ाना किसी को, उसको भी आप टीज बोल सकते हो। लेकिन अगर किसी का दिल दुखाने के लिए किया जाए तो उसे बोलते हैं स्कॉन। स्कॉन मतलब भी होता है किसी की निंदा करना, चिढ़ाना, लेकिन उसके पीछे एक मकसद होता है। स्कॉन दूसरे की निंदा करना उसका दिल दुखाने के लिए, या आप इसे रिडिक्यूल भी बोल सकते हैं। रिडिक्यूल मतलब भी होता है किसी चीज़ की निंदा करना, किसी को चिढ़ाना, थोड़ा सा गलत नेगेटिव वर्ड में। तो स्कॉन और रिडिक्यूल नेगेटिव वर्ड है। मॉक थोड़ा सा नेगेटिव है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं है। टीज डिपेंड करता है किस तरह से आप यूज़ करते हैं, लेकिन बैंटर उतना नेगेटिव नहीं है। इम्पेटस। इम्पेटस मतलब होता है बल मिलना, प्रोत्साहन मिलना। फॉर एग्जाम्पल, मेरे एग्जाम की तैयारी अच्छी नहीं चल रही थी, लेकिन मेरा जो कज़न है वो इस एग्जाम को क्लियर कर चुका है और इस हफ्ते वो मेरे घर आया, तो उससे मेरी जो प्रिपरेशन है उसे इम्पेटस मिला, उसे एक बल मिला, उसे प्रोत्साहन मिला। तो आप इसे बोल सकते हैं मोमेंटम, उसे एक मोमेंटम मिला। तो इम्पेटस और मोमेंटम बिल्कुल सिनोनिमस वर्ड हैं, आप इसे बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के यूज कर सकते हैं। इम्पेटस बल मिलना, मोमेंटम मिलना, या आप इसे बोल सकते हैं बूस्ट मिलना। हालांकि बूस्ट एक बहुत कॉमन वर्ड है। बूस्ट का मतलब होता है कि जब आप एनर्जी से भर जाते हैं। जैसे आपने एक वो ड्रिंक भी सुनी होगी, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी। तो बूस्ट मिलना यानी किसी कार्य को करने के लिए एनर्जी मिलना, उसे कहते हैं बूस्ट मिलना। हॉल, हॉल के कई मीनिंग है, बहुत सारे मीनिंग होते हैं हॉल के। एक तो हॉल का मतलब होता है घसीटना। किसी भी चीज को जब आप घसीटते हैं, घसीटना मतलब किसी चीज को खींचना। जैसे ये व्यक्ति है, ये जो अलमारी है या जो भी रखने की जगह है, इसमें से अपनी साइकिल बाहर की तरफ घसीट रहा है, यानी उसे हॉल कर रहा है, यानी उसे पुल कर रहा है, खींच रहा है, ड्रैग कर रहा है, घसीट रहा है। और दूसरा हॉल का मतलब होता है डिस्टेंस। जैसे जैसे आप कह सकते हैं कि 25 किलोमीटर हॉल टू गुड़गांव फ्रॉम दिल्ली, यानी गुड़गांव और दिल्ली के बीच जो डिस्टेंस है लगभग 25 किलोमीटर के आसपास है। लेकिन याद रखिए, ये जो हॉल वर्ड है ये बहुत लोग कंफ्यूज करते हैं। जैसे एक वर्ड होता है HALL हॉल, तो अगर कोई घर में बहुत बड़ा कमरा है, शयन कक्ष है, तो आप उसे हॉल बोल सकते हैं। आज मैं मैरिज हॉल में गया या मैं आज कॉन्फ्रेंस हॉल में गया, तो वो हॉल होता है HALL। और एक वर्ड होता है हॉल ऑफ फेम। हॉल ऑफ फेम बहुत आप न्यूज में देखेंगे, हॉल ऑफ फेम, जैसे उस खिलाड़ी को हॉल ऑफ फेम में डाला गया है। हॉल ऑफ फेम का मतलब होता है कुछ बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति, उनको मिलाकर बोलते हैं हॉल ऑफ फेम। जैसे अगर मैं बोलूं कि सचिन तेंदुलकर को लॉर्ड्स ग्राउंड ने अपने हॉल ऑफ फेम में डाला है, या विराट कोहली को मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब के हॉल ऑफ फेम में डाला है, यानी हॉल ऑफ फेम मतलब उस क्लब से एसोसिएटेड जितने भी प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं उनकी सूची में उसका नाम शुमार किया गया है, उसको बोलते हैं हॉल ऑफ फेम। और एक होता है हॉल, HOLE, होल। होल मतलब कोई सुराख।
आप अगर दीवार में बंदूक की गोली डालें तो वो एक छेद हो जाएगा, छिद्र या सुराख, उसे बोलते हैं होल, HOLE। तो हॉल, हॉल और होल तीनों होमोनिम्स हैं, लेकिन तीनों के मतलब अलग अलग है। नेक्स्ट है पैट्रिमोनी। पैट्रिमोनी को वैसे हिंदी में बोलते हैं विरासत। अगर आपके मान लीजिए दादा परदादा आपके लिए कोई जमीन छोड़ गए तो वो पैट्रिमोनी है। तो पैट्रिमोनी होता है विरासत, वो धन जो आपको विरासत में मिलता है, जो आपको अपने पूर्वजों से या जो पिता से या दादाजी वगैरह से मिलता है। और एक वर्ड और है मिलता जुलता, हालांकि बिल्कुल डिफरेंट, एलिमोनी। एलिमोनी होता है जो जब शादी जब टूटती है तो जो कंपनसेशन मिलता है उसे बोलते हैं एलिमोनी। जैसे आई थिंक कुछ 50 करोड़ के आसपास की एलिमोनी ऋतिक रोशन ने दी अपनी पत्नी सुजैन खान को जब उनका तलाक हुआ, तो वो एलिमोनी की रकम थी। एलिमोनी मतलब जब अलग होते हैं दो लोग तो उसमें जो कंपनसेशन मिलता है उसको एलिमोनी बोलते हैं। तो मोनी मतलब मनी, तो इसी से समझ सकते हैं पैट्रीमोनी, मोनी मतलब मनी। और पैट्री वर्ड यहाँ पे एक जनरल वर्ड है, इसको आप पैट्रियार्की उस तरह से देख सकते हैं। मतलब पैट्री एक दिखाता है मेल, जो पैट वर्ड है वो मेल दिखाता है, और MAT मैट वर्ड जो है वो फीमेल वाली साइड दिखाता है। जैसे पैटर्नल, मैटरनल, जैसे पैत्रिक या मैत्रिक, तो पैत्रिक मतलब पैट्री। और पैट्रीमोनी का एक मतलब और होता है जो हमारी पुरानी इमारतें हैं, जो पुरानी धरोहर हैं, जो पास्ट की चीज़ें हैं, उन्हें भी पैट्रीमोनी बोलते हैं। तो कोई टूटा फूटा किला है या सुल्तान का कोई महल था, वो भी पैट्रीमोनी है, यानी जो हमारी वैल्यूड पोजेशन फ्रॉम द पास्ट। पास्ट की हमारी जो चीज़ है, हमारी जो धरोहर है, हमारी संस्कृति है, उसे भी पैट्रीमोनी बोल सकते हैं। नेक्स्ट है विंस। विंस होता है जब आपके चेहरे पे पीड़ा होती है, जब आप ऐसा चेहरा बनाते हैं कि उस पर दिखता है कि आप या तो थोड़ी सी आपकी निंदा हुई है। मान लीजिए मैं आपकी बेइज्जती कर दूं तो आपका चेहरा ऐसा हो जाएगा जैसे एकदम आप बहुत अच्छा महसूस नहीं करेंगे, और वो आपके चेहरे पे दिखेगा, यानी विंस। विंस मतलब चेहरे पे निंदा का भाव होना, चेहरे के ऊपर पीड़ा का भाव होना। और याद रखिए विंस से बिल्कुल मिलता जुलता शब्द है विंक, तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होइए। विंक मतलब होता है आंख मारना, विंक मतलब होता है आंख मारना। तो विंक एक थोड़ा सा कई बार शैतानी दिखाता है, कई बार चालाकी दिखाता है, वो विंक है। विंस मतलब होता है चेहरे पर पीड़ा या निंदा का भाव। रैंगल। रैंगल मतलब ये बहुत आसान शब्द है, आपने रैंगलर वर्ड सुना होगा। रैंगल मतलब होता है किसी से बहुत ही क्रोध में बहस करना, हाथापाई करना, जुतम बेल, इस टाइप के सुनने को मिलते हैं शब्द हिंदी में। तो रैंगल करना मतलब किसी से बहुत ज़्यादा गुस्से में बहस करना। जैसे आपका बॉस अगर आपको बहुत बुरी तरह से आपसे आर्ग्यू कर रहा हो, आप भी पलट के जवाब दे रहे हैं, तो वो एक रैंगल है। तो याद रखिए रैंगल को आप बिल्कुल फाइट बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा लेवल इसका ज़्यादा होता है। अगर हल्की फुल्की बहस है, बहुत ज़्यादा गुस्से में बहस नहीं है, हल्की फुल्की बहस, तो उसे बोलते हैं ऑल्टरकेशन। याद रखिए जब आप किसी से बहस करते हैं या मतभेद होते हैं तो उसका लेवल होता है। हल्का फुल्का है तो आप कह सकते हैं ऑल्टरकेशन हो गया आज मेरा। ऑल्टरकेशन मतलब हल्की फुल्की एक मतभेद हो गया। लेकिन रैंगल तो होता है बिल्कुल एकदम हाथापाई तक बात पहुंच जाना, दैट इज रैंगल या फाइट। विंसम। विंसम का मतलब होता है विंसम का मतलब होता है जब कोई चीज़ बहुत ज़्यादा आनंदमय होती है, जिसको जो बहुत आनंद दे आपको, चार्मिंग। विंसम वर्ड लोगों के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे आज मैं किसी व्यक्ति से मिला और वो बहुत ज़्यादा विंसम था। विंसम था मतलब मेरे को मज़ा आ गया उससे मिलके, वो बहुत ही चीयरफुल था, हंसमुख था, उसके चेहरे पे हंसी थी, उसका स्माइलिंग फेस था, बहुत मिलके एक आपसी सौहार्द हमारे बीच हुआ, फ्रेंडशिप टाइप एक माहौल रहा, मनोहर था बहुत ज़्यादा, वो आनंदमय था, तो उसको बोलते हैं विंसम। लेकिन विंसम आसानी से आप किसी जगह के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। मैं एक विंसम लोकेशन पर गया, यानी एक ऐसी लोकेशन पर गया जहाँ जाके मुझे बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई। तो चीयरफुल, चीयर मतलब खुशी, चीयरफुल मतलब प्रसन्नता पूर्वक, और चीयरफुल एक व्यक्ति के लिए आता है जो प्रसन्न होता है। प्लेजेंट मतलब भी होता है जो चीज़ खुशी दे, और अपीलिंग मतलब भी होता है जो चीज़ मुझे सूट करे, मुझे अपील करे, जो मुझे खुशी दे। विदर। विदर का मतलब होता है जब आप बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं या आप में वो बात नहीं रहती, पहले जैसी एनर्जी नहीं रहती, तो कमज़ोर हो जाने को बेसिकली बोलते हैं विदर हो जाना। यानी कि आप बोल सकते हैं श्रिंक हो जाना या फेड हो जाना। आप कपड़े अभी नए लाए, अभी तो वो चमक रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ग्लॉस कर रहे हैं, लेकिन आप एक ही शर्ट को पहनते रहें अगर 1 साल लगातार, तो क्या हो जाएगी, वो फेड हो जाएगी। फेड मतलब उसका रंग उतर जाएगा, जगह जगह से फट जाएगी, कई जगह से सिकुड़ जाएगी, यानी वो विदर हो जाएगी। अभी जो घोड़ा है ये भी अगर इसे काफ़ी टाइम खाना नहीं मिला तो ये विदर हो जाएगा। तो विदर मतलब कोई चीज़ कमज़ोर हो जाना, उसी की क्वालिटी ख़त्म हो जाना, उसको बोलते हैं विदर। एपिक।
एपिक वर्ड होता है कोई बहुत ज्यादा प्रतिष्ठित चीज। वैसे एपिक को जो ट्रेडिशनली हम यूज करते हैं वो यूज करते हैं ग्रंथ, महाग्रंथ, महाकाव्य। जैसे महाभारत क्या था? एपिक था। रामायण क्या था? एपिक था। तो लेकिन आजकल हम इस सेंस में ज्यादा यूज नहीं करते एपिक को कि सिर्फ किताबों से रिलेटेड। कोई बहुत ही बड़ी या प्रतिष्ठित किताब उसको एपिक बोलते हैं, महाकाव्य, महाग्रंथ। लेकिन आजकल हम किस सेंस में यूज करते हैं? कोई बहुत ही इंप्रेसिव चीज होती है जब, या कोई ऐसी चीज कोई कर दे जो करना बहुत मुश्किल है, तो वो एपिक है। यानी कि वो एक तरह से उसकी जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। तो कोई अगर व्यक्ति है, मान लो वो बाईसाइकिल पे 2000 किलोमीटर की यात्रा कर ले, तो आप कहेंगे वाओ एपिक। एपिक मतलब बहुत ही इंप्रेसिव, बहुत डिफिकल्ट चीज कर डाली, एकदम एपिक। तो एपिक का मतलब जो पहले होता था ट्रेडिशनल वे में और आज होता था उसमें काफी फर्क है। फॉर्क, ये एक सिंपल शब्द है। फॉर्क मतलब होता है कांटा। कांटे को फॉर्क बोलते हैं। जब आप खाते हैं तो उसे बोलते हैं फॉर्क। और ये जो टोंग है, टोंग मतलब होता है चिमटा। टोंग मतलब होता है चिमटा, जो रोटी बनाते वक्त चिमटा यूज करते हैं उसे टोंग बोलते हैं। और फॉर्क मतलब होता है कांटा। पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो के दो मतलब होते हैं। एक तो पोर्टफोलियो होता है एक फोल्डर जिसमें आप अपने इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स रखते हैं, कोई फाइल है, कोई फोल्डर है, उसको पोर्टफोलियो बोलते हैं। और दूसरा पोर्टफोलियो जो ज्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है वो है कोई पद, कोई ऑफिशियल पद। जैसे अरुण जेटली हैं, उन्होंने फाइनेंस मिनिस्टर का उनके पास पोर्टफोलियो है। यानी कि जो पद है, ऑफिशियल जो पद है, उसे बोलते हैं पोर्टफोलियो। तो पोर्टफोलियो के दो मीनिंग है और जो पद है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वेंडेटा मतलब होता है बदला लेना किसी से। वेंडेटा, एक पिक्चर भी आई थी वी फॉर वेंडेटा। वेंडेटा मतलब बदला लेना, रिवेंज। इसके लिए कॉमन वर्ड हम यूज करते हैं रिवेंज। रिवेंज यानी बदला। लेकिन इसके लिए और भी शब्द हैं वेंडेटा के लिए। जैसे आप इसे वेंजेंस बोल सकते हैं, जो यहां पे लिखा है। वेंजेंस मतलब भी होता है बदला और प्रतिशोध लेना। फ्यूड, फ्यूड मतलब भी होता है लड़ाई झगड़ा। लेकिन जो एग्जैक्ट वर्ड है इसके वो दो याद रखने हैं, एक तो वेंजेंस और दूसरा रिवेंज यानी वेंडेटा। बार्ब, बार्ब होता है किसी भी चीज का जो नुकीला पार्ट होता है। बार्ब का मतलब होता है कांटा। कांटे को हम थॉर्न भी बोल सकते हैं, THORN, थॉर्न, या कांटा भी बोल सकते हैं, बार्ब। अब ये जो औजार है इसका ये वाला जो पार्ट है ये बार्ब है। या फिर जब हम, हमारा जो खेत है, हम उस पर इस तरह की बैरिकेड लगाते हैं जिसके ऊपर इस तरह से होता है जिससे कोई घुस ना पाए, तो ये वाला जो पार्ट है ये बार्ब है, इसलिए बोलते हैं बार्ब्ड वायर। बार्ब्ड वायर मतलब क्या है? आपने तार लगा दी तो तारों के बीच में आप देखेंगे इस तरह से कांटे लगे होते हैं जिससे कोई अंदर ना आ पाए, तो वो भी बार्ब होते हैं। और बैरिकेड क्या होता है ये भी पता होना चाहिए। बैरिकेड होता है जो हम किसी चीज को रोकने के लिए लगाते हैं, उसको बोलते हैं बैरिकेड। जैसे आपने अपने खेत के चारों तरफ एक बैरिकेड लगा दिया। बैरिकेड मतलब ठीक इसी तरह जो मैंने ये दिखाया, जिसमें आपने इस तरह की जो बड़ी बड़ी लकड़ी की या किसी सीमेंट की वो लगा दी, उसमें ऊपर कांटा है, इसको बैरिकेड बोल सकते हैं। बैरिकेड का सिर्फ मतलब ये होता है कोई ऐसी चीज लगाना जिससे दो चीजों के बीच में पार्टीशन हो जाए। एक्ज्यूम, एक्ज्यूम करना मतलब खोदना। ये बरी का बिल्कुल उल्टा शब्द है। बरी करना मतलब किसी को दफनाना, किसी भी चीज को दफनाते हैं तो बरी करते हैं, और अगर उसे वापस निकालते हैं तो एक्ज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल ने किसी का कत्ल कर दिया तो वो उसे बॉडी को बरी कर देगा, ग्राउंड में दफना देगा। लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो सीबीआई क्या करेगी? उस बॉडी को वापस निकालेगी, यानी उसे एक्ज्यूम करेगी। तो एक्ज्यूम करना यानी बाहर निकालना किसी भी चीज को। जनरली ये वर्ड यूज किया जाता है बॉडीज के लिए, शवों के लिए, कंकालों के लिए। एस्ट्रेंज, एस्ट्रेंज मतलब होता है जब दो लोग, उनके बीच जो सौहार्द है, जो फ्रेंडशिप है वो खत्म हो जाती है, उसको बोलते हैं एस्ट्रेंज हो जाना। एस्ट्रेंज यानी अब वो पहले दोस्त थे अब बन गए स्ट्रेंजर। स्ट्रेंजर कौन होता है? कोई नवयुवक, कोई नया व्यक्ति जिससे आप मिलते हैं। तो स्ट्रेंजर और एस्ट्रेंज्ड, अब इन दोनों में आपको समानता नजर आ जाएगी। स्ट्रेंजर कौन होता है? जो जिसको आप जानते नहीं, जो नया युवक होता है जिसे आप देखते हैं, उसे बोलते हैं स्ट्रेंजर। और जब आपके रिलेशन यानी कि फ्रेंडशिप थी पहले और अब लड़ाई हो गई, तो अब आप अपने दोस्त से आंख भी नहीं मिला रहे हो, तो यानी कि उससे बात नहीं कर रहे हो, तो आपके बीच में रिलेशन क्या हो गए? एस्ट्रेंज हो गए, यानी आप स्ट्रेंजर की तरह हो गए। तो एस्ट्रेंज मतलब दो लोगों के बीच में एनमिटी हो जाना, उनके बीच बातें बंद हो जाना, उसको बोलते हैं एस्ट्रेंज। कोरोनरी, कोरोनरी जैसे कोरोनरी आर्टरी होती है जो दिल को खून देती है, वो कोरोनरी आर्टरी होती है। कोरोनरी मतलब कोई भी ऐसी चीज जो हार्ट से रिलेटेड होती है और हार्ट को सप्लाई करती है, उसे बोलते हैं कोरोनरी। ये वर्ड वैसे सिर्फ हार्ट के लिए ही यूज करते हैं, मेडिकल साइंस का वर्ड है, तो ये इसके आने के चांसेस थोड़े से कम है। अपटिक, अपटिक मतलब होता है उछाल, किसी भी चीज में थोड़ा सा उछाल।
जैसे फॉर एग्जाम्पल एन अपटिक इन फॉरेन टूरिज्म इन केरला, यानी केरला में जो विदेशी पर्यटन है वो थोड़ा सा उसमें उछाल आया, यानी अपटिक हुआ है। अप मतलब ऊपर की तरफ, डाउन मतलब नीचे की तरफ, तो ये है अपटिक। डेलिंक्वेंसी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। डेलिंक्वेंसी मतलब होता है जब आप अपनी ड्यूटी नहीं करते, लापरवाही। तो एग्जैक्ट हिंदी में बता देता हूं, इसका मतलब लापरवाही, अपनी ड्यूटी ढंग से ना करना, पूरी सीरियसनेस के साथ ना करना, अपनी ड्यूटी को नेग्लेक्ट करना। इसके लिए एक और ब्रिलियंट शब्द है जो न्यूज़पेपर में आप हर आर्टिकल में देखेंगे, वो है नेग्लिजेंस। जैसे फॉर एग्जांपल सिविल नेग्लिजेंस। अभी मैं थोड़ी देर पहले आज पढ़ रहा था, भुवनेश्वर में एक हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई और उसमें 25-30 लोग मर गए। तो वो हॉस्पिटल वालों की तरफ से क्या था, डेलिंक्वेंसी थी या नेग्लिजेंस थी। नेग्लिजेंस मतलब लापरवाही, अपना काम ना करना, उसे बोलते हैं नेग्लिजेंस। और नेग्लिजेंस का एक बहुत बड़ा कारण होता है जिसे बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। प्रोक्रेस्टिनेशन, प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल। मैं आज का काम कल करूंगा, कल का परसों करूंगा। तो हम जो भारतीय हैं, हमको ये काफी एक्यूज किया जाता है कि हम प्रोक्रेस्टिनेट बहुत करते हैं, हम प्रोफेशनल नहीं है, हम समय के पक्के नहीं है, समय की वैल्यू, समय की विशेषता जो है वो हम नहीं जानते। तो प्रोक्रेस्टिनेट करना यानी किसी चीज को प्रोलॉन्ग करना, किसी चीज को टाल मटोल करना, उसे बाद में करेंगे ये कहना, उसको बोलते हैं प्रोक्रेस्टिनेशन। ये वर्ड भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रोस्थेटिक, प्रोस्थेटिक मतलब होता है कोई भी ऐसा आर्टिफिशियल चीज जो असली चीज की जगह, जो नेचुरल चीज की जगह आप यूज करते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपका दांत टूट गया तो आप वहां पे नकली दांत लगा लोगे, तो नकली दांत क्या है, प्रोस्थेटिक है। आपकी अगर मतलब किसी की मान लीजिए एक्सीडेंट में टांग कट जाती है तो वो नकली टांग लगा लेता है, बैसाखी यूज करता है, और बैसाखी के साथ जो नकली टांग लगाता है, नकली टांग है प्रोस्थेटिक। तो प्रोस्थेटिक मतलब नकली बॉडी का जो पार्ट है उसे बोलते हैं प्रोस्थेटिक। एलिनिएट करना, एलिनिएट करना मतलब किसी को अकेला कर देना। आप मान लीजिए 5 लोग हैं और एक व्यक्ति आपकी फोटो खींच रहा है, और आप किसी का मजाक उड़ाने के लिए जो 5वां व्यक्ति है उसको उस फोटो में नहीं लाते। तो आप सिर्फ फोटो जब आती है तो उसमें 4 ही लोग हैं, यानी 5वें को आपने एलिनिएट कर दिया, यानी उसे अकेला कर दिया, आइसोलेट कर दिया। तो जब आप किसी चीज को अकेला कर देते हैं उसे बोलते हैं एलिनिएट करना। जैसे भारत के अंदर जो गरीब हैं वो अक्सर एलिनिएट हो जाते हैं पॉलिसीज में। कई बार ऐसा भी कहा जाता है कि जो माइनॉरिटीज़ हैं वो एलिनिएट हो जाती हैं। तो एलिनिएट मतलब किसी को अकेला रखना, किसी को अपनी जो अपना सर्कल है उसमें ना रखना, यानी एलिनेट करना। मेंटल, वैसे तो मेंटल के बहुत मतलब होते हैं। जो हमारा दिमागी जो रूप होता है उसे भी हम मेंटल बोलते हैं। जो या कोई पागल व्यक्ति होता है उसे हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मेंटल बोल देते हैं। लेकिन मेंटल का एक मतलब और होता है, जैसे धरती है, धरती के 3 लेयर होते हैं। तो जो सबसे अंदर वाला कोर है और उसके ऊपर वाला लेयर होता है मेंटल। तो ये क्रस्ट है, ये मेंटल है और ये कोर है, तो ये भी मेंटल होता है। लेकिन जनरली मेंटल हम इस सेंस में यूज नहीं करते। मेंटल मतलब होता है जब आप अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी और को दे देते हैं, उसे बोलते हैं मेंटल। तो मेंटल यानी फॉर एग्जाम्पल द सेकेंड सन हैज नाउ अज्यूम्ड हिज फादर्स मेंटल, यानी कोई जो उसके फादर थे वो अब चले गए, तो जो उसका उनका जो दूसरा बेटा था उसने उनका जो मेंटल है वो ले लिया। उनका मेंटल ले लिया मतलब एक तरह से उनका जो दिमाग था वो ले लिया, उनकी जो रेस्पॉन्सिबिलिटी थी वो ले ली। तो इस सेंस में हम यूज करते हैं। इसके लिए एक बड़ा अच्छा वर्ड और बताता हूं आपको, पास द बैटॉन। अब मान लीजिए 400 मीटर की रेस है, 4 खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, चारों के चारों 100-100 मीटर दौड़ेंगे। तो वो अपने हाथ में एक चीज रखते हैं ऐसी जो वो एक दूसरे को पास करते हैं। पहला खिलाड़ी 100 मीटर दौड़ेगा, दूसरे को उसने बैटॉन पास कर दिया, फिर वो लेके 100 दौड़ेगा, फिर वो तीसरे को देगा। तो बैटॉन पास करना भी वही है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी अब दूसरे को दे देना। तो आप इसको ये भी बोल सकते हैं पास द बैटॉन, या ये भी बोल सकते हैं मेंटल, कि मतलब पास ऑन द मेंटल, एज्यूम समबडीज मेंटल। इसको पास ऑन द मेंटल की बजाय हम बोलते हैं एज्यूम द मेंटल ऑफ समवन, यानी एज्यूम द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ समवन एल्स। डोविश, डोविश थोड़ा सा कठिन है इसे समझाना। देखिए 2 तरह के व्यक्ति होते हैं, एक तो होता है डव और एक होता है हॉक। अभी आपने किताब आई थी बहुत अच्छी, नाइदर अ डव नॉर अ हॉक, इस तरह की कुछ किताब आई थी। डव बोलते हैं शांति पसंद व्यक्ति को। डव ये एक पक्षी होता है, डव। डव साबुन भी है, आपने देखा होगा साबुन के ऊपर एक पक्षी बना हुआ होता है, तो वो डव होता है। डव मतलब शांति पसंद व्यक्ति। और हॉक मतलब होता है जिसे लड़ाई चाहिए हमेशा। जैसे अभी भारत और पाकिस्तान के बीच है, कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं शांति, वो डव है। और कुछ ऐसे हैं जो वॉर मॉन्गरिंग करते हैं, यानी जिन्हें युद्ध चाहिए, वो है हॉक। तो डोव्स जो डव है, डव से बना डोविश। डोविश मतलब जो सोच समझ के उस चीज पे शांतिपूर्ण फैसला लेगा, उस चीज पे एक्शन नहीं लेगा, उसे बोलते हैं डोविश। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए हमारी अगर इन्फ्लेशन बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, तो रिजर्व बैंक का काम क्या है कि वो रेपो रेट को बढ़ाएगा और रेपो रेट को बढ़ा के इन्फ्लेशन को कम करने की कोशिश करेगा।
यानी कि अगर रिजर्व बैंक इन्फ्लेशन बढ़ गई उस पर बात कर रहा है, तो यानी कि वो रेपो रेट के बारे में डोविश होगा। डोविश होगा मतलब वो केयरफुल रहेगा। तो किसी चीज के बारे में केयरफुल रहना, बहुत ही ज्यादा सोच समझ के उस चीज के बारे में शांति की तरफ जाना, यानी वो है डोविश। लेकिन एक होता है हॉक। हॉक मतलब तुरंत फैसला लेना, तुरंत उग्रता दिखाना, उसको बोलते हैं हॉकिश एटीट्यूड। और डोविश एटीट्यूड मतलब थोड़ा सा जो दीनता नम्रता रखे, उस चीज के प्रति थोड़ी शांति रखे, उसे बोलते हैं डोविश। तो ये कंटेक्स्ट में यूज किया जाता है और सही कंटेक्स्ट समझना ज्यादा जरूरी है। लैम्बास्ट। लैम्बास्ट करना मतलब किसी की बहुत ज्यादा निंदा करना, बहुत ज्यादा निंदा करना, उसे बोलते हैं लैम्बास्ट। जैसे आपने कोई काम ढंग से नहीं किया तो आपका जो सीनियर है वो आपको लैम्बास्ट कर देगा, यानी क्रिटिसाइज करेगा, आपको एडमोनिश करेगा, आपको कैस्टिगेट करेगा। आप ये भी शब्द यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छा शब्द है कैस्टिगेट। कैस्टिगेट करेगा मतलब आपको बहुत ज्यादा निंदा आपकी करेगा, उसको बोलते हैं लैम्बास्ट करना। ल्यूक्रेटिव। ल्यूक्रेटिव मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें आपको प्रॉफिट नजर आ रहा हो, वो है ल्यूक्रेटिव। जैसे मेरे को जो मेरे मित्र विदेशों में काम कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि उनकी जो लाइफ है बहुत ल्यूक्रेटिव लाइफस्टाइल है। यानी कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको लगे प्रॉफिट है, जैसे ल्यूक्रेटिव डील। जैसे मैंने एक ल्यूक्रेटिव डील साइन करी, यानी कि मुझे वो काफी ल्यूक्रेटिव लग रहा है। आपने मुझे कोई ऑफर दिया और मुझे लग रहा है कि भाई इसमें प्रॉफिट बहुत है, इसमें धन बहुत कमा सकता हूं, तो यानी वो बहुत ल्यूक्रेटिव डील नजर आ रही है मुझे। ल्यूक्रेटिव मतलब कोई भी ऐसी चीज जिसमें आपको प्रॉफिट नजर आए, वो है ल्यूक्रेटिव। आप इसको अट्रैक्टिव बोल सकते हैं, फाइनेंशियली अट्रैक्टिव। गार्नर। गार्नर करना मतलब किसी चीज को इकट्ठा करना। जैसे ये जो बर्तन है, आप इसमें आप पानी इकट्ठा कर रहे हैं, गार्नर कर रहे हैं। गार्नर को आप सिंपल भाषा में कलेक्ट भी बोल सकते हैं, आप इसे एक्यूमुलेट भी बोल सकते हैं। तो सिंपल शब्द भी यूज कर सकते हैं आप, एक्यूमुलेट, पानी एक्यूमुलेट करना। लेकिन याद रखिए, अगर भीड़ इकट्ठी हो रही है तो आप ये नहीं कहेंगे एक्यूमुलेट। फॉर एग्जाम्पल, आप 10 लोग हैं और आप कल किसी जगह घूमने जा रहे हैं और आपको किसी एक पॉइंट पे मिलना है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि हम चलो कल हम इस रेस्टोरेंट के सामने एक्यूमुलेट होंगे। नहीं, एक्यूमुलेट वर्ड और ये सब जो शब्द हैं, ये सिर्फ नॉन लिविंग वस्तुओं के लिए यूज होते हैं। पर्सन्स के लिए यूज होता है गैदर। तो आप कहेंगे लेट्स गैदर इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट, या लेट्स मीट इन फ्रंट ऑफ द रेस्टोरेंट। आप ये नहीं बोलेंगे लेट्स एक्यूमुलेट। तो गार्नर मतलब कोई चीज इकट्ठा करना, एक जगह पर लेकर आना। फोरे। अब इस शब्द को सही संदर्भ में समझना जरूरी है। फोरे का वैसे तो मतलब होता है, फोरे बोलते थे जब आप किसी शत्रु की सीमा में जाकर युद्ध करते थे, जहां आप पहले नहीं गए हो, आपको उस जगह के बारे में कुछ नहीं पता हो, उसको बोलते हैं फोरे करना। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी किंगडम के राजा हैं और विदेश, अपने जो दूसरा किंगडम है उसके एरिया में जाते हैं, उसके राज्य में जाते हैं और उस पर अटैक कर देते हैं, उसको बोलते हैं फोरे करना। लेकिन आजकल फोरे किस सेंस में यूज करते हैं? आजकल फोरे यूज करते हैं अगर आप कोई नई चीज करते हैं, उसे बोलते हैं फोरे करना। जैसे फॉर एग्जांपल, माय कंपनी इज फोरेइंग इनटू गेमिंग टेक्नोलॉजी। मेरी जो कंपनी है वो होटल की कंपनी है, मेरे होटल्स हैं, लेकिन अब मेरा मन होता है कि मेरे पास पैसा ज्यादा है तो मैं दूसरी जगह इन्वेस्ट करूं। तो मैं क्या कर रहा हूं, गेमिंग टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्ट कर रहा हूं, यानी मैं गेमिंग टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर फोरे कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि उस चीज में मैं बहुत ज्यादा अनुभवी नहीं हूं, एक्सपीरियंस नहीं हूं, लेकिन फिर भी मैं रिस्क ले रहा हूं। तो एक तरह से यानी कि मैं एनिमी टेरिटरी के अंदर ही जा रहा हूं, क्योंकि जो आपके बिजनेस के अंदर कॉम्पिटिटर है, एक तरह से सिंबॉलिकली आपके वो एनिमी है, तो आप एनिमी टेरिटरी के अंदर जा रहे हैं, यानी आप फोरे कर रहे हैं। तो न्यूज़पेपर में जो वर्ड मिलेगा आपको, वो फोरे इस सेंस में मिलेगा कि दैट कंपनी इज फोरेइंग इनटू दिस सेक्टर। जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको, आईटीसी कंपनी है तंबाकू की, इन्होंने तंबाकू बेचना शुरू किया, फिर इन्होंने बहुत प्रॉफिट कमाया, फिर इन्होंने होटल यानी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर फोरे किया। आज आईटीसी के बहुत होटल हैं। तो इस तरह से, और फिर जब ये होटल में इन्होंने बहुत पैसा कमा लिया, तो फिर इन्होंने एफएमसीजी के अंदर इन्वेस्ट किया। तो जैसे आशीर्वाद आटा है, सनफीस्ट बिस्किट है, ये सब आईटीसी कंपनी के हैं। तो ये नई नई जगह फोरे करने लगे। स्नब। स्नब कर देना मतलब किसी को इग्नोर कर देना। इग्नोर कर देना एक बड़ा अच्छा शब्द है, अंग्रेजी में एक्सप्रेशन है जिसको बोलते हैं कोल्ड शोल्डर। यानी कोल्ड मतलब ठंडा, शोल्डर मतलब कंधा। मतलब एक तरह से आपने जैसे किसी को कंधे से हटा दिया, कि जैसे हिचक दिया, यानी कि उसको इग्नोर कर दिया। कोई आपसे बात करने की कोशिश कर रहा है और आप एकदम उसको आप पीठ दिखा रहे हैं, मतलब उसको इग्नोर कर रहे हैं, रीबफ कर रहे हैं। तो इसके लिए एक बड़ा अच्छा मुहावरा है, किसी को कोल्ड शोल्डर दिखा देना। कोल्ड शोल्डर दिखा देना मतलब ये दूसरे को जाहिर कर देना कि आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं हो, उसको बोलते हैं कोल्ड शोल्डर। तो ये भी आपको मिल सकता है, कोल्ड शोल्डर मतलब क्या होता है। और स्नब्ड मतलब होता है इग्नोर कर देना, कोल्ड शोल्डर दिखा देना। कंप्लायंट। कंप्लायंट मतलब होता है जब आप रूल रेगुलेशन मानते हैं, उसको बोलते हैं कंप्लायंट। फॉर एग्जाम्पल, भारत में जितनी भी विदेशी कंपनियां आ रही हैं,
विदेशी बैंक खुल रहे हैं, उनको आरबीआई के रूल से कंप्लाइंट होना पड़ेगा, यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उन्हें परमिशन देगा और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो रूल्स हैं उससे उन्हें कंप्लायंट होना पड़ेगा, यानी एग्री करना पड़ेगा। तो अपनी जो वो उनको स्वायत्ता नहीं दी जाएगी, उनको रूल से कंप्लायंट होना पड़ेगा। कंप्लायंट मतलब जो रूल्स और रेगुलेशंस हैं जब आप उनको फॉलो करते हैं उसे बोलते हैं कंप्लायंट। और कंप्लायंट व्यक्तियों के लिए भी यूज होता है, पर्सन्स के लिए भी यूज होता है। एक कंप्लायंट व्यक्ति कैसा होता है? एक नौकर की तरह होता है जो सब कुछ बात मान लेता है चुपचाप, उसको बोलते हैं कंप्लायंट व्यक्ति। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव वर्ड है, इसको कन्फर्मिस्ट भी बोलते हैं। कन्फर्मिस्ट, जो चुपचाप रूल्स को फॉलो करता है उसे बोलते हैं कन्फर्मिस्ट, और जो नहीं करता वो इसका उल्टा हो गया, यानी नॉन कन्फर्मिस्ट। तो ये बड़े अच्छे शब्द हैं। तो कंप्लायंट को आप बोल सकते हैं एग्री करना या ओबे करना। ओबे करना भी होता है चुपचाप बात मान लेना, दूसरे का जो हुक्म है वो मान लेना, ओबे करना। या फिर एक और अच्छा शब्द है ईल्ड कर जाना, थोड़ा लेस कॉमन है लेकिन एग्जाम में आ सकता है, ईल्ड। अब अगर दूसरे ने कुछ कहा और आपने मान लिया, मतलब आप ईल्ड कर गए। और अगर आप ईल्ड नहीं करेंगे तो आप उसको बोल सकते हैं अनईल्डिंग। अनईल्डिंग पर्सन कौन होता है? जो बिल्कुल बात ना माने, इसको हम स्टबन बोलते हैं। स्टबन यानी सन की, या आप इसे बोल सकते हैं इंट्रैक्टेबल। इंट्रैक्टेबल मतलब भी होता है जिसको अपने स्टैंड से हिलाना, मतलब उसने अगर कोई स्टैंड ले लिया किसी चीज पे तो वो उससे अडिग रहेगा, अडिग व्यक्ति को बोलते हैं स्टबन, इंट्रैक्टेबल या अनयील्डिंग। हिंटरलैंड, हिंटरलैंड होता है अंदरूनी एरिया, या आजकल जिस सेंस में यूज करते हैं गांव के तरफ का जो एरिया होता है। अगर ये भारत है, एक तो होता है तट, ये है तट, समुद्र के पास वाला एरिया तट, और तट यानी कोस्ट। अब कोस्ट से आप अंदर जाएंगे यानी आप हिंटरलैंड की तरफ जा रहे हैं। और आजकल जो हिंटरलैंड हम यूज करते हैं वो जनरली ज्योग्राफी के सेंस में यूज नहीं करते, वो हम करते हैं जैसे अगर हम शहर से गांव की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो गांव होते हैं वो थोड़े से अंदर की तरफ होते हैं, तो यानी कि हम हिंटरलैंड की तरफ जा रहे हैं। तो हिंटरलैंड मतलब जो अंदरूनी के एरिया होते हैं उनको बोलते हैं हिंटरलैंड, भीतरी। म्यूरल, ये बड़ा अच्छा शब्द है। म्यूरल मतलब होता है दीवार संबंधी, दीवार से मिलता जुलता जो होता है उसे म्यूरल बोल देते हैं। और अगर मैं एक वर्ड आपको दूं इम्यूर, और मैं आपको एग्जाम में बोलूं इम्यूर का मतलब बताइए, अब आपको इम्यूर का मतलब नहीं पता लेकिन आपको म्यूरल का मतलब पता है, और म्यूरल से बना है इम्यूर, तो इम्यूर वो व्यक्ति होता है, म्यूरल मतलब दीवार से संबंधी, और जिसने चारों तरफ से अपने आप को कैद कर लिया हो। यानी कई बार हमारा मन करता है कि हम भीड़ से कहीं दूर चले जाएं, अपने आप को हम अपनी चार दीवारी में कैद कर लेते हैं, तो हम इम्यूर हो गए। इम्यूर व्यक्ति किस किस्म का व्यक्ति होता है? जो भीड़ से दूर अपने आप को कर लेता है, आइसोलेट कर लेता है अपने आप को, उसे बोलते हैं इम्यूर। तो अगर कोई व्यक्ति चार दीवारी में कैद है तो आप बोलेंगे ही इज इम्यूर। म्यूरल मतलब दीवार, और जनरली जो म्यूरल वर्ड यूज करते हैं हम यूज करते हैं किसी दीवार संबंधी। और दीवार का क्या काम होता है? दीवार का काम होता है किसी चीज को रोकना। और ये जरूरी नहीं है आप इसके लिए सिर्फ वर्ड यूज करें वॉल, नहीं, दीवार कई तरह की होती है। अब जैसे मैंने आपको एक बताया था, एक वर्ड मैंने आपको बताया था बैरिकेड। बैरिकेड क्या होता है? वो भी दीवार होती है। अगर आप अपने घर के चारों तरफ या खेत के चारों तरफ वो लगा देते हैं, बाड़ी जिसे बोलते हैं हमारे यहाँ हरियाणा में, बाड़ लगा देते हैं, तो वो बैरिकेड है, यानी रोकने के लिए, मवेशी अंदर ना आ जाए या अपना हक दिखाने के लिए कि मेरी जमीन यहाँ तक है, तो आपने वहाँ पे बैरिकेड लगा दी या दीवार लगा दी। और एक होता है एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट, हम नदी पे जो दीवार लगाते हैं उसे एम्बैंकमेंट बोलते हैं, जिससे नदी का पानी इधर उधर ना जाए, नदी का बहाव एक ही तरफ रहे, तो हम नदी के चारों तरफ क्या लगा देते हैं? एम्बैंकमेंट। तो वॉल भी कई तरह की होती है और उनके लिए जो वर्ड है वो भी आपको पता होने चाहिए। रिकैलिब्रेशन, कैलिब्रेट करना मतलब किसी चीज को नापना, उसको बोलते हैं कैलिब्रेट करना, यानी मेजर करना। मेजर, और मेजर करने के लिए एक वर्ड होता है अंग्रेजी में जिसे बोलते हैं मेंसुरेशन। आप ज्योमेट्री पढ़ते हैं तो ज्योमेट्री को मेंसुरेशन भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ज्योमेट्री में आप एंगल लगा लगा के क्या करते हैं? मेजर करते हैं, नापते हैं चीजों को। तो किसी चीज को नापना, अगर आप मान लो किसी चीज को नाप पाए तो मेंसुरेशन, लेकिन ना नाप पाए तो वो चीज हो गई इमेंस। इमेंस मतलब कोई चीज इतनी बड़ी कि आप उसे नाप ही ना पाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे मेरे जीवन में मेरे जो पेरेंट्स का जो कंट्रीब्यूशन है वो इमेंस है, मैं उसे नाप नहीं सकता। इमेंस, इतना बड़ा, इतना ज्यादा। और रिकैलिब्रेट, री का मतलब होता है पुनर्, दोबारा किसी चीज को करना, तो रिकैलिब्रेट करना मतलब किसी चीज को दोबारा नापना। अब ये वर्ड यूज किस सेंस में होता है? फॉर एग्जाम्पल मेरा जो मित्र है, बहुत अच्छा दोस्त है मेरा, और लेकिन उसने मेरे साथ कहीं पे कुछ धोखा कर दिया, कुछ मेरा पैसा मार लिया, कुछ कुछ जमीन दबोच ली। तो अब मैं जो अपना रिश्ता है उसके साथ, मुझे उस तरह से कैसे उससे जब मैं मिलूंगा तो मुझे कैसे उसके साथ पेश आना है, वो मैं रिकैलिब्रेट करूंगा, यानी पुनर्विचार करूंगा, दोबारा नापूंगा अपना जो रिश्ता है उसकी सीमा, तो उसको बोलते हैं रिकैलिब्रेट। तो रिकैलिब्रेट करना मतलब किसी चीज का दोबारा एस्टिमेशन करना, आंकलन करना, उसे बोलते हैं रिकैलिब्रेट करना।
नेक्स्ट है फ्लक्स। फ्लक्स वर्ड का मतलब होता है बहाव, कोई चीज जब बहती है, इसे हिंदी में बोलते हैं प्रवाह, किसी भी चीज का प्रवाह। अब अगर कोई चीज अंदर की तरफ आ रही है तो आप बोलेंगे इनफ्लक्स, कोई चीज बाहर की तरफ जा रही है तो आप बोलेंगे ईफ्लक्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर अगर कोई बांग्लादेश या कोई दूसरे देश से व्यक्ति भारत के अंदर आ रहा है तो आप बोलेंगे इनफ्लक्स ऑफ रेफ्यूजीज। इनफ्लक्स यानी हमारे देश में अंदर की तरफ आ रहे हैं, ईफ्लक्स मतलब बाहर की तरफ। अब जैसे ये जो नाली है इससे पानी बाहर की तरफ जा रहा है तो आप बोलेंगे ईफ्लक्स, और इनफ्लक्स मतलब अंदर की तरफ आना, फ्लक्स मतलब बहना, अंदर की तरफ बहे तो इनफ्लक्स, बाहर की तरफ बहे तो ईफ्लक्स। चर्न, चर्न मतलब होता है किसी चीज को बिलोना, किसी चीज का मंथन करना। जैसे आपको अगर आपको मक्खन चाहिए तो आप दूध को क्या करेंगे, चर्न करेंगे। चर्न मतलब उसे बिलोना या मंथन करना, मथना, उसे बोलते हैं चर्न करना। बुलवर्क, बुलवर्क होता है एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड दीवार। जैसे मैंने एम्बैंकमेंट बताया जो नदी पे लगाते हैं, बैरिकेड बताया जो खेत पे लगाते हैं। बुलवर्क मतलब होता है कोई बहुत स्ट्रांग दीवार, बहुत ही सॉलिड। और बुलवर्क हम किस सेंस में यूज करते हैं, आप एक किले को भी बुलवर्क बोल सकते हैं, जो किला होता है। जैसे फोर्ट होता है, फोर्ट का काम क्या होता है, फोर्ट का काम होता है रक्षा करना, कि अगर कोई शत्रु कोई भाला या तलवार से अटैक करेगा तो फोर्ट हमें बचा लेगा, यानी फोर्ट भी एक बुलवर्क है, एम्बैंकमेंट भी एक बुलवर्क है, बैरिकेड भी एक बुलवर्क है। और अगर जो हमारे सैनिक हैं वो बंकर बनाते हैं, बंकर के ऊपर एक ऐसी दीवार बनाते हैं जिसमें से गोलियां आसानी से पास ना हो सकें, तो वो भी एक बुलवर्क है। कोई भी ऐसी चीज जो किसी चीज को रोकती है वो बुलवर्क होती है। और बुलवर्क का एक डायरेक्ट मीनिंग भी होता है, वो होता है बांध। नदी के ऊपर हम बांध बनाते हैं, अगेन बांध का काम क्या है, पानी को रोकना, तो वो भी एक बुलवर्क है। तो बुलवर्क मतलब डैम, उसमें सेंस में भी हम इसे यूज करते हैं। इनकम्बेंट, इनकम्बेंट मतलब होता है, इनकम्बेंट मतलब देखिए दो मतलब है और दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो इनकम्बेंट मतलब होता है जो व्यक्ति अभी किसी पद पर है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर मैं बोलूं मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री अभी इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर कौन है, शिवराज सिंह चौहान, तो वो इनकम्बेंट है, यानी अभी पद पर वो स्थित है। इनकम्बेंट मतलब जो व्यक्ति उस पद पर, उस पोजीशन पर, उस पोर्टफोलियो पर, उस वक्त पर स्थित होता है, उसे बोलते हैं इनकम्बेंट। आज अरुण जेटली भारत के इनकम्बेंट फाइनेंस मिनिस्टर हैं। लेकिन इनकम्बेंट का एक मतलब और होता है। इनकम्बेंट का एक मतलब ये होता है जब कोई ड्यूटी, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आ जाती है तो उसको बोलते हैं इनकम्बेंट। तो फॉर एग्जाम्पल आप इसमें कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जैसे जैसे अगर जैसे आपने यमन में देखा होगा, यमन में युद्ध चल रहा है, बहुत टाइम से सिविल वॉर चल रहा है, और यमन में जो भारतीय फंस गए, नाउ इट इज इनकम्बेंट अपॉन आवर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर टू ब्रिंग देम सेफली बैक टू इंडिया। यानी हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, अब उसके ऊपर इनकम्बेंट हो गया है, यानी उनके ऊपर ये बाध्य हो गया है, एक ऑब्लिगेशन हो गया है कि वो उन्हें सुरक्षित यमन से भारत में लेके आए। तो इनकम्बेंट मतलब जब कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई ड्यूटी किसी के ऊपर आ जाती है तो उसे बोलते हैं इनकम्बेंट। तो ये थे इंडियन एक्सप्रेस के इस हफ्ते के बेस्ट, जो मुझे सबसे अच्छे लगे 40 शब्द ये वो थे। अगर आप भी मुझे शब्द भेजना चाहते हैं तो gaurav.studyiq@gmail.com पर भेज सकते हैं। अगर आप इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, अगर आप हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, उसके शब्द भी आप मुझे भेज सकते हैं। तो हर हफ्ते मेरा एक वोकेबुलरी का वीडियो जो आता है, ये था तीसरा वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा ये आप मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है तो मुझे लिख के बताइए दो शब्दों का मतलब। देखते हैं आप बता पाते हैं या नहीं। आपको वीडियो में पीछे जाके नहीं देखना है, सिर्फ अपनी याददाश्त चेक करनी है। एक है वेंडेटा, और लेट से दूसरा वर्ड है डेलिंक्वेंसी। इन दो शब्दों का मतलब आपने बता दिया, मतलब आपने वीडियो अच्छे से देखा है। पहला है वेंडेटा और दूसरा है डेलिंक्वेंसी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयर दिस वीडियो एज मच एज यू कैन।